आज से करीब 13.7 अरब साल पहले घटित हुई एक ऐसी घटना जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया, एक महाविस्फोट जिसे हमने नाम दिया था बिग बैंग। इससे जन्म हुआ उन सभी चीजों का जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो भी जिसे हम देख नहीं सकते। बिग बैंग कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, ये कोई नहीं जानता, ना ही ये हम कभी जान पाएंगे। परंतु हमारे ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से ही हुआ था। इसे हमने कैसे जाना? क्या बिग बैंग के होने का हमारे पास सबूत है? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर बिग बैंग थ्योरी कहाँ से आया और आखिर इस थ्योरी को ही लोग इतना क्यों मानते हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। इन सब की शुरुआत हुई थी साल 1608 में, जब एक डच आई ग्लास मेकर हैंस लिफरसी ने इतिहास में पहली बार एक ऐसे डिवाइस के आइडिया की खोज की जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 गुना तक मैग्नीफाई कर सकती थी, और ऐसे हुआ जन्म टेलीस्कोप का। इसके बाद सन 1609 में इटालियन पॉलीमेथ गैलीलियो गैलीलेई ने अपने पहले टेलीस्कोप की रचना की और उससे अंतरिक्ष की ओर नजर घुमाई। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी रचना थी, क्योंकि अब हमारा सब कुछ बदलने वाला था। गैलीलियो को अपनी इस महान रचना के लिए फादर ऑफ टेलीस्कोप कहा गया। अब टेलीस्कोप ने हमें हमारी पहुंच से दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देखने के काबिल बनाया, परंतु हमेशा की तरह इस बार भी धर्म के आड़ में लोगों ने सच्चाई को दबाने की कोशिश की। जब गैलीलियो ने यह ऑब्जर्व किया कि रात के आसमान में दिखने वाले कुछ तारे असल में ग्रह हैं और वे भी हमारी धरती के समान चक्कर काट रहे हैं, परंतु हमारी धरती का नहीं बल्कि सूरज का, तब उन्होंने निकोलस कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट करते हुए बताया कि असल में हमारी धरती केंद्र नहीं है बल्कि सूरज हमारे सौरमंडल का केंद्र है। परंतु उनकी ये बात चर्च को नागवार समझी और उनके इस खोज के लिए उन्हें आजीवन कारावास में डाल दिया गया और सन 1642 में कारावास में ही उनकी मौत हो गई। चर्च ने सारे हेलियोसेंट्रिक बुक्स और इससे जुड़े सभी चीज़ों को भी बैन करवा दिया, परंतु सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। वक्त के साथ साथ टेलीस्कोप्स का विकास हुआ और हमने धीरे धीरे सौरमंडल के और भी प्लैनेट्स की खोज की, परंतु अब भी हमारे लिए हमारा ब्रह्मांड केवल मात्र उतना ही था जितना हम देख सकते थे। खगोलविदों के मन में हमेशा से ये सवाल रहता था कि आखिर दूर अंतरिक्ष में क्या है, परंतु वक्त के साथ साथ हम और काबिल बनते गए। टेलीस्कोप्स का विकास होता गया और फिर शुरुआत हुई 20वीं सदी की। वो वक्त जब मानव सभ्यता अंतरिक्ष के गहराइयों में झांकने के लिए पूरी तरह काबिल बन चुके थे। 20वीं सदी के शुरुआती दशक में ही माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई, जो उस समय की सबसे बड़ी और एडवांस ऑब्जर्वेटरी थी, और इसे बनाने वाले थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज एलेरी हेल। उनका मिशन था हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाना कि आखिर हमारे गैलेक्सी के बाहर क्या है। हेल ने इस ऑब्जर्वेटरी में उस समय की सबसे बड़ी टेलीस्कोप को लगवाया, द 100 इंच टेलीस्कोप, और फाइनली सन 1917 में इस टेलीस्कोप के द्वार खोल दिए गए और हमने अंतरिक्ष में बहुत कुछ देखा। इस टेलीस्कोप ने खगोलविदों को जो दिखाया उससे वो पूरी तरह चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज़ें क्या थी। उन्होंने अंतरिक्ष में देखा अजीब से चमकीले बादल जो अलग अलग आकार के थे, कुछ स्पाइरल तो कुछ अंडाकार और कुछ अनिश्चित आकार के। ये थे नेबुलाज, परंतु उस वक्त कोई नहीं जानता था कि आखिर ये क्या थे और ये कितने दूर थे। कुछ खगोलविद ये मानते थे कि इनमें से कुछ नेबुलाज हमारे मिल्की वे के छोर में स्थित है, और उन्होंने ये सोचा कि असल में ये आइलैंड यूनिवर्सेस हो सकते हैं, यानी दूसरी गैलेक्सीज ठीक हमारे गैलेक्सी के समान। हेल ने दुनिया के सबसे अच्छे खगोलविदों को न्योता दिया इस रहस्य को सुलझाने का कि आखिर अंतरिक्ष में दिखने वाली ये चीजें क्या थी। उन्हीं खगोलविदों में से एक थे एडविन हबल। एडविन हबल वाकई में सबसे अच्छे ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने रात भर उस 100 इंच टेलीस्कोप के जरिए अंतरिक्ष में मौजूद उन नेबुलास की पढ़ाई की, और इन्हीं में से एक नेबुला ने उनकी ध्यान को आकर्षित किया, एंड्रोमेडा नेबुला। हबल एंड्रोमेडा नेबुला में मौजूद तारों को देख सकते थे, परंतु ये साबित करने के लिए कि ये भी असल में एक गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी की तरह, हबल को ये पता करना जरूरी था कि ये हमसे कितनी दूर है। लेकिन ये पता लगाना कोई मामूली बात नहीं थी, परंतु हबल भी हार मानने वालों में से नहीं थे। हबल ने स्टैंडर्ड कैंडल मेथड के जरिए एंड्रोमेडा नेबुला के डिस्टेंस को मापा और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि एंड्रोमेडा हमसे करीब 8 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, यानी हमारी गैलेक्सी के सबसे दूर मौजूद तारे से करीब 8 गुना दूर। यानी एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर था, एक दूसरी गैलेक्सी, अपने आप में एक दूसरी दुनिया। इसके बाद हबल ने ऐसे ही और भी कई गैलेक्सीज की खोज की। कई सारे नेबुलाज जो स्पाइरल थे वे असल में नेबुलाज नहीं बल्कि गैलेक्सीज थे। एडविन हबल के इन खोज ने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं थे, इस ब्रह्मांड में ऐसे और भी गैलेक्सीज मौजूद है। परंतु हबल ने इसके बाद जो खोज की वो तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था।
हबल ने ये देखा कि ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज लगातार हमसे दूर जा रही हैं। वैसे हबल के खोज से पहले ही अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर वेस्टो स्लीपर ने ये देखा था कि स्पाइरल नेबुलाज, जिसे बाद में हबल ने गैलेक्सीज बताया, वो नेबुलाज लगातार हमसे दूर जा रही है। हबल ने ये देखा कि जो गैलेक्सीज हमसे जितनी दूर मौजूद है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है। हबल ने बताया कि हमें लग रहा है कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, परंतु ये स्पेस खुद है जो लगातार फैल रही है। हबल की ये खोज खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। इसका मतलब था ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि ये लगातार फैल रहा है और लगातार बड़ा हो रहा है। परंतु ऐसा क्यों? ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है, ये तो हम नहीं जानते। परंतु हबल के इस खोज से एक सवाल ये भी आया कि अगर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है तो आखिर ये किससे फैल रहा है। हबल ने ये देखा कि जब सारी चीजें लगातार फैल रही है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शुरुआत में ये सब असल में एक जगह पर संकुचित थे और बस यहीं से जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी, जिसके अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु जो कि एक प्रोटॉन के आकार का था में संकुचित था और इसी बिंदु में हुए एक महाविस्फोट ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। परंतु इसे साबित करने के लिए हमें सबूत की तलाश थी और बिग बैंग के सबूत के लिए हमें अलग प्रकार के टेलीस्कोप्स की आवश्यकता थी, जिसके हम विजिबल लाइट के परे अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी देख सके। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ में वृद्धि होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गैमा रेज से माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स की ओर बढ़ते हैं। ये भले ही हमारी आंखों से देखा ना जा सके, परंतु इससे ब्रह्मांड के उन चीजों को भी देखा जा सकता है जिसकी अभी तक हमें जानकारी ही नहीं थी। साल 1964 में एस्ट्रोनॉमर आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन एक नए रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे। इसमें लगी एंटेना अंतरिक्ष से आने वाले माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व कर सकता था। उन्होंने सोचा इसके जरिए वे मिल्की वे द्वारा छोड़े जाने वाले हल्की चमक को देख पाएंगे। जब उन्होंने इस रेडियो टेलीस्कोप को एम्प्टी स्पेस की तरफ घुमाया, जहां वैसे तो कुछ नहीं होना चाहिए था, परंतु उन्हें वहां कुछ अजीब देखने को मिला। उस इलाके में जहां वैसे तो कुछ नहीं था, परंतु वहां से माइक्रोवेव्स के सिग्नल्स आ रहे थे, जो कि इस ओर इशारा कर रहा था कि वहां कुछ गर्म था, जबकि वहां कुछ था ही नहीं। फिर इन सिग्नल्स को प्रत्येक दिशा से ऑब्जर्व किया जाने लगा। ये अंतरिक्ष के चारों ओर से आ रहे थे। उन दोनों खगोलविदों को लगा कि ये कोई तकनीकी खराबी होगी, इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, टेलीस्कोप की पूरी जांच की, परंतु ये सिग्नल्स फिर भी रिसीव हो रहे थे। ये बता रहे थे कि एम्प्टी स्पेस, जहाँ का तापमान वैसे तो एब्सोल्यूट 0 होना चाहिए, परंतु वहाँ का तापमान एब्सोल्यूट 0 से 3 डिग्री ऊपर था। उन्हें पता तो नहीं था कि ये क्या थी, परंतु उन्होंने अनजाने में ही खोज कर ली थी बिग बैंग के सबूत की। ये माइक्रोवेव्स थे बिग बैंग के आफ्टर ग्लो का, जिसे आज भी चारों तरफ देखा जा सकता है। अगर हम आसमान के सारे तारों को बुझा दे, एकदम अंधेरा कर दे, तो हमें एक हल्की लाल चमक दिखाई देगी। यह है बिग बैंग के दौरान निकली चमक। इस चमक के दौरान निकली रोशनी ही आज ब्रह्मांड में चारों तरफ मौजूद है, लेकिन माइक्रोवेव्स के फॉर्म में। आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन को अपने इस ऐतिहासिक खोज के लिए साल 1978 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2001 में लॉन्च किया गया विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, या कहे तो WMAP। ये पेंजियास और विल्सन के उस बड़े रेडियो टेलीस्कोप का एक छोटा और आधुनिक रूप था। इसके जरिए उस आफ्टर ग्लो का एक डिटेल्ड मैप बनाया गया और हमें मिला ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की एक डिटेल्ड मैप। इसे बनाने में 9 साल की मेहनत लगी थी और यह हमारे ब्रह्मांड की तस्वीर है उस वक्त का जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। तो इस तरह से बिग बैंग थ्योरी की रचना हुई और हमें इसके सबूत मिले। परंतु आप में से कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि हमने ये कैसे पता लगाया कि बिग बैंग आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। वेल, इसका जवाब बहुत ही आसान है। अगर आप किसी वीडियो में एक धमाके को देख रहे हो तो आप उस वीडियो को रिवाइंड करके ये देख सकते हो कि धमाके की शुरुआत कब हुई। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के फैलने के रफ्तार को माप कर कुछ कैलकुलेशंस के जरिए खगोलविदों ने ये अनुमान लगाया कि आज से 13.7 अरब साल पहले ये सारे गैलेक्सीज एक बिंदु में संकुचित होंगे। तो इस तरह से हमें एक अनुमानित समय मिला। तो अब आपने जान लिया कि कैसे बिग बैंग की खोज हुई थी। इस थ्योरी को अधिकांश लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें मिले सबूत इस थ्योरी के अनुसार सटीक बैठते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी के लिए एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाकर लाइक करो यार, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।